नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं आज बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर की गई पत्रकार वार्ता से, जहां बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद ने पत्रकारों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ द्वारा पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी। मेरा नाम शशांक आनंद है। मैं एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हूं और लगभग पिछले 2.25 साल से मैं बीएसएफ में ऑन डेपुटेशन हूं और 7 फरवरी 2025 को मैंने बीएसएफ के इस जम्मू फ्रंटियर की कमांड संभाली थी। आप लोग सब जानते होंगे कि बीएसएफ का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे शूरवीरों ने इस देश के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं और बीएसएफ की 1965 से जब इसका जन्म हुआ आज तक की जो पूरी यात्रा रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आए हैं, चाहे वो 1971 के युद्ध की बात हो जिसमें बांग्लादेश के जन्म में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बहुत ही ऐतिहासिक और सिग्निफिकेंट भूमिका रही है। कारगिल युद्ध में बीएसएफ की एक बहुत सिग्निफिकेंट भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका। उसके बाद ऑप पराक्रम में जब फोर्सेस का मोबिलाइजेशन हुआ था लेकिन युद्ध डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसमें भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बढ़ चढ़ के सीमा की रक्षा कर रही थी। और अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सबने अभी इस छोटे से वीडियो क्लिप में देखा कि किस प्रकार हमने दुश्मन को नुकसान पहुंचाया है। चाहे शांति का समय हो या हॉस्टिलिटी का समय हो, बीएसएफ ने हमेशा ये साबित किया है कि जब तक हमारे बहादुर जवान सीमा पर देश की सरहद पे तैनात हैं तो देश के नागरिक निश्चिंत होकर देश के भीतर अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में वो दर्दनाक मैसेकर आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों के ऊपर करा गया, तो उसके बाद से सभी को इस बात की अपेक्षा थी कि पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों के ऊपर भारत के द्वारा स्ट्राइक्स की जाएंगी। तो स्ट्राइक्स वर इमिनेंट और स्ट्राइक्स होते ही ये भी इस बात की भी आशंका थी कि पाकिस्तान के द्वारा रिटेलिएशन भी करा जाएगा। तो 22 अप्रैल के बाद से तुरंत बाद से ही इस जम्मू के संवेदनशील क्षेत्र में, जिसमें बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट पुंछ में भी है, राजौरी में भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल में हम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के सीमा की रक्षा वहां पे भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जम्मू, कठुआ, सांबा के भी क्षेत्र में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे प्रथम पंक्ति के तौर पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमने तैयारी शुरू कर दी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की जाती है बॉर्डर के ऊपर, तो बीएसएफ उसका किस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देगी। जब ये घटना घटी 22 अप्रैल को और उसके बाद से हमने बॉर्डर पे जब अपनी निगरानी को और ज्यादा मजबूत किया, तो ये देखने को आया कि पाकिस्तान रेंजर्स, जो कि हमारे काउंटर पार्ट हैं सीमा के उस पार, उन्होंने अपनी फॉरवर्ड पोस्ट में आना छोड़ दिया। उन्होंने सीमा के नजदीक आना, अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया था और वो उनकी जो मूवमेंट है वो सारी की सारी उनकी बॉर्डर आउटपोस्ट तक ही सीमित हो गई थी, जो कि सीमा से थोड़ी सी दूरी पे है। लेकिन बीएसएफ की जो डोमिनेशन स्ट्रेटेजी थी वो बहुत एग्रेसिव थी। आप सब जानते हैं कि हमारी सीमा पे सीमा चौकियां हैं, जिनको हम बॉर्डर आउटपोस्ट कहते हैं, जहां पे हमारे जवान दिन रात रह के सीमा की निगरानी करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सीमा चौकी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में हमारी विभिन्न पोस्ट है, फॉरवर्ड पोस्ट है, जिनके चलते हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का चप्पा चप्पा पे निगरानी रखते हैं। तो हालांकि पाकिस्तान रेंजर्स पीछे चले गए थे, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स
के सभी बहादुर जवान, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, वो उन फॉरवर्ड पोस्ट पे डटे रहे। और 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, उसके बाद से लेके और जो आगे की घटना घटी, जो आप सबकी जानकारी में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी जवानों ने सीमा के नजदीक डटकर अपने देश की सीमा की रक्षा करी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो भारत का वर्चस्व है, जो डोमिनेशन है, उसको बरकरार रखने के लिए हमारी कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं जो कि तारबंदी से आगे हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फेंस से आगे हैं। हमारे बहादुर जवानों ने इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान भी उन पोस्टों को मैन किया, उसमें डटे रहे और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। और इन पोस्ट्स में हमारी बहादुर महिला कर्मी भी तैनात रही हैं। आतंक के खिलाफ महिला शक्ति का पराक्रम, बीएसएफ की बहादुर महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया दम। मैम क्या कहना चाहेंगे? मैं जब ये हुआ फायरिंग शुरू हुई उस टाइम मैं ओपी ड्यूटी पर तैनात थी। जैसे 3-15 हुए और हम पर दुश्मन ने फायर किया और फिर मैंने भी फायर का जवाब फायर से दिया। उधर से फिर फायर आया और मैंने फिर ब्रस्ट मारा, तो फिर ऐसे लगातार चलता रहा और उनको मजबूर कर दिया हमने कि फायर बंद करने के लिए। कितना चैलेंजिंग वो पार्ट रहा उस समय, क्योंकि अचानक से आप अपनी ड्यूटी दे रहे थे और आपको ये जानकारी थी कि वो इस तरह से हिमाकत करेंगे? नहीं, वैसे तो चल ही रहा था, लेकिन ऐसे नहीं था कि अचानक हम पर हमला हो जाएगा। लेकिन हम वैसे तैयार थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि ऐसे आ जाएगा हमला, लेकिन हमने उसका डट कर मुकाबला किया। तो किसी भी क्षण डर तो नहीं लगा? नहीं सर, हमें इस तरह तैयार कर रखा है कि हम किसी तरह का कोई हमें डर नहीं है। जी धन्यवाद। तो और भी हमारे साथ सोल्जर्स जुड़े हुए हैं, मैम क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत गर्व है कि हम संदूर ऑपरेशन का हुआ, जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसका संदूर ऑपरेशन नाम रखा गया। तो हमें महिला कांस्टेबल को मतलब ये योगदान मिला कि हम ये इसके संदूर ऑपरेशन का हिस्सा बने। मैम कितना उस समय आपने फील प्राउड किया या अभी कितना हो रहा है? आपकी फैमिली को कितना फील प्राउड हो रहा है कि एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया? तो हमारी फैमिली की सपोर्ट है, तो इसीलिए हम बीएसएफ में आए और हमारे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सभी का सपोर्ट है, तो हमें गर्व है कि इस संदूर ऑपरेशन का हिस्सा बन सके। किस तरह की भूमिका आपकी रही है और क्या कुछ जब ये अटैक शुरू हुआ उस हम सीनियर महिला कांस्टेबल है, तो हमें पहले डिसाइड किया गया कि ये ऑपरेशन सीनियर हैं, तो कोई भी आपको ऑर्डर आएगा तो उसका अपने फायर का जो भी होगा उसका ऑर्डर उसी जवाब से देना है। तो हमने फायर आया हमारे ऊपर, तो हमने फायर का जवाब फायर से दिया। और जो हमारी साथ वाली ओपीओ हैं उसमें हमारे भारी वेपन है, तो हमने कवरिंग करते हुए पोस्टों को बर्बाद किया। आपको पहले ही कहा गया था कि कोई भी फायर आता है उसका मुंह तोड़? जी वेस्ट डिफेंस फोर्स है जो उसका तो 24 घंटे निगरानी रखते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। पर यही है कि हमें मतलब जैसे ये ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें फायरिंग का हो रहा 7 तारीख से, तो 10 तारीख को हमारे ऊपर फायर आया, तो हमने फायरिंग का जवाब फायर से दिया। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर तमाम सोल्जर्स आपने देखा कि किस तरह से कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है इन्होंने किया है। क्या कहेंगे, किस तरह की भूमिका आपकी रही है? हम एफडीपी में मौजूद थे, हमारे सीनियर कमांडर के आदेश पे हमने फायर किया है। जैसे फायर उन्होंने डाला है हम भी फायर तब तक डालते रहे। जी, तो कितना चैलेंजिंग जो है वो समय रहा आपके लिए? वैसे चैलेंजिंग की बात क्या बोलें कि चैलेंजिंग मुझे नहीं लगता है कितना चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग दिया जाता है, ऐसे ही सिखलाई हमको मिलती है, तो ये सिखलाई की पार्ट है। तो आप तो ऑलरेडी अवेयर थे कि इस तरह का इंसिडेंट होने वाला है और इस तरह से हमें जो है मुंह तोड़ जवाब देना है? जी, हमको पहले से ये था कि हम पे हो सकता है ऐसा अटैक, तो हम तैयार थे। जी। बीएसएफ द्वारा आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सीमा चौकियों व आतंकी लॉजिक पैड तबाह करने वाले हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां पर बीएसएफ ने अपने इन विशिष्ट हथियारों की मारक क्षमता और खूबियों की जानकारी दी। ये मैडम 51 mm मोटर है, इससे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर कर सकते हैं और इसका रेंज है 50 मीटर से लेकर 1080 मीटर तक है। और इससे हम 3 टाइप के बॉम्ब फायर करते हैं, HE जो दुश्मन को मारने के लिए, और स्मोक हमारा जवान एडवांस आगे करने के लिए, और स्मोक इल्लो रात का अंधेरा में जब दुश्मन कहाँ है पता लगाने के लिए हम इल्लो का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस वेपन का कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और क्या रोल रहा है इस्तेमाल का? ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसका इस्तेमाल किए गए थे अब्दुलिया में, जहाँ पर छपरा फॉरवर्ड पाकिस्तान पोस्ट है, उसके ऊपर हमने इसका इस्तेमाल करके काफ़ी बॉम्ब गिराए थे। और क्या आदेश क्या आप किस तरह से वेपन जो है डिस्प्ले किए गए हैं यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको सर, क्या कहेंगे किस तरह का रोल जो है वेपन्स का रहा है? जैन मैम,
ये हथियार है 5.56 mm इंसास लाइट मशीन गन मेड इन इंडिया। ये 30 राउंड मैगजीन कहते हैं, 700 मीटर रेंज है इसकी। ये दुश्मन के एडवांस को रोकती है, ये दुश्मन के एडवांस को रोकने में मदद करती है। इससे हमने पाकिस्तान की पोस्ट जरवाल पर गोलियां दागी। ये है इंसास 5.56 mm इंसास राइफल, इसकी रेंज है 400 मीटर। ये दुश्मन पर, ये जवान का एक जातीय हथियार है जो दुश्मन के साथ हर टाइम रहता है। ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस बनाने में कितना बड़ा रोल रहा है? ये दुश्मन के एडवांस को रोकने में और दुश्मन की पोस्ट पर डायरेक्ट फायर डालने के लिए हमने इंसास LMG का इस्तेमाल करते हैं। तो सामने जो आप देख रहे हैं ये 81 mm मोटर है, किस तरह से इसका रोल रहा है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, सब क्या कहेंगे, क्या कुछ रोल रहा है इस वेपन का? ये मैडम वेपन हाई टेक्नोलॉजी का वेपन है और इससे हम 3 प्रकार का बम फायर करते हैं और इसका रेंज 5200 मीटर तक है। ज़रूरत के अनुसार हम बम को फायर करते हैं। जी, तो रेंज जिस तरह से आपने बताया कितनी रही इसकी? 5200 मीटर। 5200 मीटर रही। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से इसने काम किया है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इससे बहुत हमने भारी नुकसान उनका कर रखा है और हमने बहुत भारी मात्रा में फायर किया। इसकी थोड़ी सी विशेषता बताइए, कैसे काम करता है ये? इसमें 3 बंदे काम करते हैं। यहाँ से हम डाटा को लगाया जाता है, यहाँ पे डाटा को फिर यहाँ से सीज लिया जाता है यहाँ से, और 2 बंदे यहाँ 1, 3 और 2 का काम करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग वेपन्स की विशेषताएं जो है वो बताई जा रही है। इसके आगे भी हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि तमाम वेपन्स जो है वो किस तरह से आधुनिक वेपन्स जो है उनका इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया गया है और इनकी विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं जिन जिन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। जी सर, इसको कैसे यूज़ करते हैं और इस वेपन का क्या नाम? ये है एंटी मटेरियल विध्वंसक राइफल से। इसमें 2 बैरल लगती है, 14.5 से 1800 मीटर रेंज में फायर कर सकता है और जो अपना 20 mm का है उसके लिए हम लोग 1300 शॉर्ट रेंज का फायर कर सकता है। इसमें मैगजीन में 3 राउंड आता है। इसमें सिंगल राउंड 20 लोडेड बोल्ट एक्शन में काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या रोल अदा किया है इसमें काफ़ी रोल अदा किया। उसका बेहतरवान गाड़ियाँ, बंकर, पिल बॉक्स हम लोग बर्बाद किया। तो और क्या क्या कहेंगे कि रोल जो है इसका रहा है? इसका काफ़ी रोल है। दुश्मन तो छुपने लगा है, उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, पहुंचा है। क्या लगता है आने वाले समय में अगर फिर से पाकिस्तान ऐसे वो हज़ारों बार सोचेगा ऐसे काम करने के लिए। जी, तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं वेपन डिस्प्ले जिस तरह से किया गया है। ये एक और वेपन जो है यहाँ पर डिस्प्लेड है। क्या कुछ रोल सर इस वेपन का रहा है? जी मैडम, इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में बहुत ही अहम रोल अदा किया है। जी, इसने दुश्मन के बंकर बर्बाद किए हैं और उनके जो है जहाँ दुश्मन के उनके जवान छुपे बैठे थे उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ये अत्याधुनिक हमारे पास जो वेपन है BSF के पास, तो इसका क्या रोल है? थोड़ा सा बताइए कि क्या खासियत है इसकी? ये हथियार इसका नाम 84 mm CGRL है जो कि स्वीडन का बनाया हुआ है। इसका इस्तेमाल हम दुश्मन की पैदल सेना, उनके टैंक और उसके जवानों को बर्बाद करने के लिए करते हैं। कैसे काम? इस हथियार को हम कंधे पर रखकर फायर किया जाता है, चाहे हम बैठ के, खड़े होकर, और इस प्रकार से इसको देखिए, इस प्रकार से फायर करते हैं। इसमें साइट भी लगी होती है जिसको हम काफ़ी दूर तक दुश्मन को देखकर और बगैर देखे भी उसकी जानकारी मिलने पर दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। सर, कितना वेट इसका रहता है और कैसे जो है इसको होल्ड करके इतना? इसका वेट 14 किलो 200 ग्राम होता है, जो कि जब फायर करते हैं तो कंधे पर रख के, चाहे पोजीशन किसी से फायर करें, लेकिन कंधे पर रखकर ही फायर किया जाता है। सुचेतगढ़ भारत पाक सीमा पर कला और संस्कृति का मिलन। बॉलीवुड स्टार हुमा कुरैशी करने जा रही है संस्कृत महोत्सव में शिरकत। टूरिज्म के जॉइंट डायरेक्टर एजाज केसर ने बताया आयोजन का मकसद। जो कल का प्रोग्राम है शाम का, ये एक बड़े प्रोग्राम का छोटा हिस्सा है। कल्चरल इवनिंग, जो एक नोटेड एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, हुमा कुरैशी, वो आएंगी। और सबसे पहले तो वो राजकुमार थापा जी जो JKS ऑफिसर थे, जो शहीद हुए राजौरी में, उनके घर पे जाएंगी, जो एक प्राइवेट सा विज़िट रहेगा उनका। और उसके बाद शाम को वो एक कल्चर प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी सुचेतगढ़ बॉर्डर के ऊपर, ऑक्ट्राई पोस्ट पे। और उसमें
हमने जो लोकल सिंगर्स हैं हमारे जम्मू के, रघुवंशी हैं, रवि, अरविंदर कौर बेदी हैं और शाजी खान है एक जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, हमने उनको बुलाया है। और उसके बाद जो सेलिब्रिटी हैं वो इंटरेक्ट करेंगी बीएसएफ के जवानों से, आर्मी के जवानों से और उन फैमिलीज से जो इफ़ेक्ट हुए हैं इस बॉर्डर शेलिंग में पिछले महीने में। तो ऐसा एक प्रोग्राम रहेगा। और उसके बाद इस बातचीत के दौरान जो है वो हम जो एक सराहना करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे अपनी आर्मड फोर्सेस को, अपनी बेल्ट फोर्सेस को, जिनकी बहादुरी से जो है हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की जो हमारी जीत है उसको। इस कल्चरल इवनिंग में क्या कुछ खास रहने वाला है? किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है इसमें और ज़्यादा रहने वाली? क्योंकि कल्चर जब शब्द आता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर रहता है उसे कहीं ना कहीं दर्शाया जाता है। तो क्या और इसमें इंक्लूड रहने वाला है? कल्चरल इवनिंग में जो आप देखेंगी कि लोकल जो टैलेंट है उसको प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद जो हमारी सुचेतगढ़ हमारी एक साइट है प्रॉपर, जिसको हम टूरिज़्म साइट बोलते हैं, जहाँ हर शनिवार को और हर एतवार को बीटिंग रिट्रीट होती है। सो स्पेसिफिकली वो जगह चुनी गई हैं जिनको हम टूरिज़्म के नक्शे पे लाना भी चाहते हैं और जिनकी गूंज बॉलीवुड तक पहुँचे। इंडो पाक बॉर्डर का नाम जुड़ना ही अपने आप में एक सेंसेशन है, या आप ये समझें कि एक ऐसी चीज़ है। ये जो मैसेज जब जाएगा पूरे हिंदुस्तान में कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस मुंबई से उठ के जम्मू आके बॉर्डर के ऊपर एक कल्चरल इवनिंग कर रही है, तो एक जो टूरिज़्म के साथ जुड़ी इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करने की एक कोशिश है और उस कोशिश में ये पहला कदम। नई बस्ती के दुकानदारों को नया नोटिस दिए जाने के बाद भाजपा विधायक उतरे उनके समर्थन में। आप लोगों को हाजिर नाजर रखते हुए 9 विधायक जम्मू के जो हैं और अपने लोगों का जो हक बनता है, 39 दुकानें हैं और ये पिछले 70 साल से 3 जनरेशन जो है ये जीवन यापन कर रहे थे। और जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही है उनका ये पॉलिसी रही है कि वो लोगों को रिहैबिलिटेट करते हैं, जिन लोगों से एविक्शन करवाते हैं। ये रहा है, जब ये फ्लाईओवर बना था उसमें ये ऐसी प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर रही है। हम नहीं चाहते थे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार हो, लेकिन अगर सरकार इस तरह से सीधे तरीके से जो उन्होंने कमिटमेंट की है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, वैसे भी जो कानून है जब यहाँ पे विधायक आ जाएं, 1 इंच जमीन भी सरकार जब तक वो ऑनरेबल विधायक से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से एनओसी नहीं ले तो कोई भी लैंड एक्वायर नहीं कर सकते हैं। आज यहाँ पे नई बस्ती में हमें सभी विधायक इकट्ठे हुए हैं। हम 39 परिवारों के साथ हैं, जो 39 परिवारों को रिहैबिलिटेट करके चंद्रभागा में सेटल किया जाना था। आपने देखा होगा कि कल नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिस आता है, इनको 24 घंटे के अंदर इनकी दुकानें खाली की जाए। सब कुछ एमिकेबली चल रहा था। यहाँ के एलजी जो मनोज सिन्हा थे और यहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि इन दुकानदारों को जल्दी से जल्दी सेटल किया जाएगा। इन दुकानदारों की सिर्फ इतनी ही डिमांड है कि जो चंद्रभागा के अंदर लैंड है, इनको 10 बाई की लैंड इनको हैंडओवर की जाए और ये ऑटोमेटिकली वहां से शिफ्ट होगी। अगर किसी भी नोटिस से जब तक इनको कोई लैंड की अलॉटमेंट नहीं होती, ये अपनी दुकानें नहीं खाली करेंगे। 70 साल से ये परिवार यहाँ पे अपना रोजगार और अपने परिवार चला रहे हैं। सरकार ने पहले कमिटमेंट की थी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, और सीएम साहब ने हाउस में कहा था, हमारा डेलीगेशन उनके साथ मिला था, तब उन्होंने कमिटमेंट की थी कि इनको हम सुइटेबली रिहैबिलिटेट करेंगे, इनको चंद्रभागा में जगह दिखाई गई। ये दुकानदार सतवारी में जगह मांग रहे थे, हमने इनको कन्विंस किया। मुझे याद है डिवकाम के साथ मीटिंग थी, हमने इनको कन्विंस किया कि भाई इस प्रोजेक्ट के इंटरेस्ट जम्मू की डेवलपमेंट हो रही है, बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, 6 लेन हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, आप यहाँ से शिफ्ट करो। इन्होंने माना
इन्होंने कहा ठीक है, हमें सरकार जगह देती है, शिफ्ट करेंगे। सरकार ने इनको 10x10 की दुकानें दिखाई चंद्रभागा में, ये वहां गए, उन्होंने इन प्रिंसिपली माना कि ठीक है हम इनको दे देंगे। इन्होंने भी माना कि हमें अलॉट करो, हम खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे और इमीडिएटली शिफ्ट कर जाएंगे। बड़ी हैरानगी की बात है। असेंबली लेके हमने वहां प्रश्न किया, सीएम ने हाउस में कमिटमेंट की कि हम उनको रिहेबिलिटेट करें। हमारा एक डेलीगेशन मिला, वहाँ कमिटमेंट की हम मिलेंगे, हम चीफ सेक्रेटरी से मिले, सबसे मिले, उन्होंने इनको करेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली उनको रात को नोटिस सर्व कर देते हैं, इमीडिएटली दुकान खाली करो। हमारा ये कहना है पहले अपनी कमिटमेंट पूरी करो। कल जब ऑर्डर निकला है तब तो हमारा बिल्कुल डर गए थे हम कि बस अब 1-2 दिन रह गया। लेकिन जैसे हम कल बीजेपी ऑफिस गए, जहाँ पे हमें जो विधायक मिले 3 मिले, 28 की आने की भी उम्मीद है, और हमें आज पक्का लगता है कि हमारा हक मिलेगा और हमें दुकान के बदले दुकान मिलेगी। साल से आश्वासन पे दे रहे थे हमें, 2 साल में हमें 2 बार 3 बार जगह भी दिखाई गई, वहां पे लेके भी गए, हमारे पूरे पेपर भी लिए, लेकिन जो एकदम जो कल वाला लगा ना नोटिस, ये तो हमें खुद हैरान कर दिया कि 15 दिन पहले हमें जगह दिखाते हैं, पॉइंट भी लेके जाते हैं, कहते हैं ये आपकी जगह, आपको जो पूरी सीधी काट के देंगे, अब ये हम देखने हैं कि आप खुद बनाओगे या हम बना के देंगे। लेकिन हम 2 दिन बाद चक्कर लगा के आए कि वहां पे कोई काम शुरू किया होगा, लेकिन आज जो कल नोटिस लगा एकदम हमें हमारे पाँव से जमीन निकल गई। हम बात करते हैं, वो सीधे मुंह कोई बात नहीं की, उन्होंने बोला भी नहीं आपको 1-2 दिन में खाली करनी पड़ेगी। लेकिन फिर हम उसी टाइम अपने विधायक जी से बात की, अपने वीरेंद्र जी से, इन्होंने बोला आप सीधे हमारे पास आओ, बीजेपी ऑफिस आओ। फिर हम सीधे बीजेपी ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे बैठ के बात होती है कि हम कल इधर सारे बैठेंगे, और आज हमें ऐसे लग रहा है कि हमें हक मिलेगा। हमारी दुकानें जब तक आगे नहीं मिलेंगी तब तक नहीं टूटेंगी। तो 39 दुकानें हैं और पूरी म्युनिसिपैलिटी की अलॉटेड दुकानें हैं, जो किराए देते हैं, 40-50 साल से किराए देते हैं दुकानें। माता चामुंडा ट्रस्ट कमेटी द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष ने माता चामुंडा के लिए की जाने वाली यात्रा को लेकर जानकारी साझा की। हर साल की तरह इस साल भी माता चामुंडा की यात्रा स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए आज हमारी जो कमेटी है, ट्रस्ट कमेटी है, हम आज 3 दिन से जम्मू में हैं, तो हमने यहाँ जम्मू में, उधमपुर में जगह जगह से छड़ियाँ तैयार की हैं। माता चामुंडा की जो पहली छड़ी जम्मू से आने वाली है और दूसरी छड़ी 5 तारीख को जम्मू से आने वाली है। तो यही हम सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि एक बार आप माता चामुंडा जी के दर्शन करिए। माता चामुंडा जो प्राचीन काल से सर्वाधार पोगलपुर स्थान में है, माता का आशीर्वाद लें। माता जो बहुत ही शक्तिशाली है, तो यहाँ से जम्मू से हर साल बहुफोर्ट से छड़ियाँ आती है, सांबा से आती है, तालाब तिलो से आती है। तो आज हमारी जो कमेटी है दावत देने आए थे माता चामुंडा की यात्रा जो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जिसमें हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी ने जो कि अभी हमारी मीटिंग थे, उन्होंने कहा तकरीबन वीआईपी जो 50 लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं, वीआईपी 50 गाड़ियाँ आ रही हैं ये 5 तारीख को, जो कि उनका नाइट स्टे रामबन में है 4 तारीख को, और 5 तारीख को छड़ी ब्रह्मांड से वहाँ से हरी झंडी दिखाकर माता चामुंडा की ओर से रवाना करेंगे। और उससे पहले जो हमारी छड़ी 1 तारीख को आ रहे हैं, जिसमें गगन सिंह जमोरिया जी सांबा से ला रहे हैं, कविता जी भद्रा बलेश से ये छड़ी, पूनम जी हैं, उर्मिला जी हैं, ये जम्मू से छड़ियाँ ला रही हैं। और भी हमारी माता मचेल की जो चेली है माता शारदा, वो भी छड़ी ला रही है, और बहुत से अन्य लोग छड़ी ला रहे हैं, जैसे चिन्हनी के एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया जी उधमपुर से ला रहे हैं। वो छड़ी हमारे जो कि 4 तारीख को सीनापति में पहुंचने वाली है। तो आज मैं सभी जितने भी माता के श्रद्धालु भक्त हैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस बार आप आए, माता जी के आशीर्वाद हासिल करें और हमारी जो पोगलपुर स्थान की एक खूबसूरती उसका भी आनंद ले। तो इसीलिए आज हम जो जितने भी कमेटी के मेंबर है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, और यहाँ के लोगों को, यहाँ के बाहर स्टेटों के लोग भी आ रहे हैं और उनको भी दावत देते हैं कि एक बार आए और माता जी की महिमा शक्ति को दर्शन कीजिए। आवाज और एजाज फाउंडेशन का 34वां रक्तदान शिविर कंगन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। कंपैशन और कम्युनिटी स्पिरिट की एक मजबूत मिसाल पेश करते हुए आवाज एहसास फाउंडेशन ने
अपने 134वें ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें ये 134वां कैंप कंगन में हुआ। खुले आसमान के नीचे कंगन के पब्लिक पार्क में आयोजित इस कैंप ने फाउंडेशन के कोर मिशन को बखूबी दर्शाया, एम्पैथी, एक्शन और अवेयरनेस को बढ़ावा देना। पूरे दिन डोनर्स की पार्टिसिपेशन रही और एक काफी मात्रा में ब्लड यूनिट्स कलेक्ट की गई, जो कई जिंदगियों को बचाने में मदद करेगी। यूथ ग्रुप्स, लोकल रेजिडेंट्स और फर्स्ट टाइम डोनर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो फाउंडेशन की सेल्फलेस कमिटमेंट से इंस्पायर हुए। मेरा नाम जाहिद हसन है, मैं कंगन से ही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हुए, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में भी है कि किसी की जान बचाना फ़र्ज़ है। तो ये जानते हुए हम चलें कि एक तो ये मज़हब की जानिब से हमें आगे लेता है, तो दूसरी तरफ ये हमें जिस्मानी तौर पर बहुत मुफीद रहता है हमारे लिए। ये जैसे कि आजकल सबके ट्राइग्लिसराइड हाई होते हैं, ये बाहर का ये जो खाते हैं वो तो ट्राइग्लिसराइड हाई होते हैं, चलते फिरते कम लोग हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो जब खून का अतिया देने से वो सारी चीज़ें ना बहुत हद तक, बहुत लेवल तक कम हो जाती हैं। तो बेहतर होगा सबके लिए कि आएँ और खून का अतिया यहाँ पे पेश करें। आज हमारा 34th कैंप है। पिछले 6 सालों से हम ब्लड पे काम कर रहे हैं महदूद तरीके से, और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के डोनर्स जो हैं बढ़ चढ़ कर इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं। और इस वक्त हम बहुत ही इस वक्त अभी 1 के करीब बच गए हैं। तो अभी तक हमने 115 पॉइंट जो है कंप्लीट किए हैं, 200 का टारगेट है। और हम आवाज़ और एहसास फाउंडेशन की टीम से तमाम लोगों से यही गुजारिश करते हैं, जब भी किसी जगह खून का कैंप लगता है, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और ये जो ब्लड है ये किडनी फेलियर्स, कैंसर पेशेंट्स या एक्सीडेंट पेशेंट्स के लिए लगता है। और हमारा जो मिशन है ब्लड पे ज़्यादा ही कंसंट्रेट, इसके बाद हमारे कैंप्स और होने वाले हैं, वो जो सोनमर्ग, गांधरबल और गोंड में हमारे होने वाले हैं। और आज यहाँ पर कंगन पब्लिक पार्क में कैंप था। बहुत टाइम से हमें फ़ोन कॉल्स मैसूल हो रही थी कि यहाँ पर कैंप कीजिए, तो आज हमने वो स्टेप उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी रिस्पॉन्स देखा, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस हो रही है कि ब्लड देना एक अच्छी बात है और अच्छा कदम भी है इंसानियत के लिए। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।